हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम देखेंगे क्लास 9th का हमारा कोड चैप्टर है द फंडामेंटल इंटू 5। हमने फर्स्ट पार्ट में बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर लिए थे। आज के हम टॉपिक में हम अपना देखेंगे सेल वॉल्स एंड न्यूक्लियस देखेंगे एंड अपने देखेंगे सेल ऑर्गेनेल्स। ओके, देखते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। हमने देख रहे थे कि व्हाट इज सेल, ये सेल क्या है और इस सेल की डिस्कवरी किसने की थी। एंड हमने रॉबर्ट ब्राउन का पढ़ लिया था। एंड बाद में हमारे सेल थ्योरी, हमने सेल थ्योरी पूरी क्लियर कर ली थी। देन हमारा आता है यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। हमने देख लिया। हमने कुछ वेट टाइप्स ऑफ सेल देखे थे हमारे जो हमारी पूरी बॉडी में होते हैं। हमने ये सिंपल डायग्राम देखा जिससे हमारे आपको 25% चैप्टर तो क्लियर हो ही जाएगा। सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम से हमारा हो गया ऑर्गेनिजम्स। देन हमारा आता है पार्ट्स ऑफ सेल। हम पार्ट्स ऑफ सेल में हमने सेल वॉल तक कवर कर लिया था अपना। हमने सेल वॉल तक अपना एक कवर कर लिया था एंड हमने सारे टॉपिक पढ़ लिए थे पक्के के। एंड हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन कवर कर लिया था, डिफ्यूजन कर लिया था, ऑस्मोसिस कर लिया था, ऑस्मोसिस सॉल्यूशन कर लिया। आज हम देखेंगे सेल वॉल। अब देखिए, जो सेल वॉल है, हाँ, ये सिर्फ ना प्लांट में ही प्रेजेंट होती है और ये कहीं नहीं मिलेगी आपको, सिर्फ प्लांट में ही मिलेगी। अब ये ना डेड होती है, ये फैक्ट ऐसा कि ये डेड होती है, ठीक है। अब ये डेड होने के ऐसे क्या होता है, ये ना किसी भी चीज को जाने या आने देगी। जैसे कि हमने देखा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो सिर्फ सेलेक्टिवली चीजों को जाने आने देती है, इसलिए हम उसको कहते हैं सेलेक्टिवली परमेएबल। लेकिन सेल वॉल में ऐसा नहीं है, वो तो किसी भी चीज को जाने आने देगी। और जो क्या, अगर सेल वॉल ने किसी भी चीज को आने जाने दिया तो प्लांट तो सॉरी हमारा प्लांट जो हमारा प्लांट सेल है वो तो खराब हो जाएगा। नहीं, अब ऐसा क्यों नहीं होगा। देखो, जैसे कि मैं बताया कि देखो, मान लो ये है आपका, इससे ऐसा होता नहीं लेकिन मैं आपको एग्जांपल से बता रहा हूँ। ये मान लो आपका है सेल वॉल और ये है आपका सेल मेम्ब्रेन। तो जैसे कि रहता है कि सेल हमारी डेड होती है, ये किसी चीज को आने आने देगी। लेकिन जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वो किसी चीज को जब तक को मतलब वो सिलेक्टिव चीजों को जाने देगा। देखो, सेल वॉल ने सबको घुसने दिया, लेकिन क्या कर रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसको सबको रोक के रख रहा है। रुको भाई, तुम कहाँ घुस रहे हो, मैं सिर्फ सिलेक्टिवली चीजों को जाने दूंगा अंदर। एग्जाम्पल के तौर पे सेल वॉल ने मान लो पॉइजन को अंदर जाने दिया, लेकिन सिलेक्टिवली वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल रहा है कि रुको भाई, तुम कहाँ जा रहे हो, कहाँ घुस रहे हो अंदर, एंट्री पास दिखाओ या फिर तुम निकलो यहाँ से। क्योंकि उसका काम ही नहीं पॉइजन का अंदर, अगर अंदर घुस गया तो क्या होगा, उधर को खराब कर देगा। इसलिए क्या है, सेल वॉल एक डेड है, ठीक है, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर पाया जाता है। ओके, अब हम अपनी डेफिनेशन देख लेते हैं। पहला हमारा आता है द सेल ऑफ द रिजिड आउटर कवरिंग कंपोज ऑफ सेल्यूलोज। ये किस चीज से बना होता है, सेल्यूलोज से बना हुआ होता है। इट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ। ये ना एक स्ट्रक्चर, ये ऑब्वियसली बात है, आउटर मोस्ट है स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा। और ये बात बिल्कुल याद रखना कि डेड होता है। और दूसरी बात क्या, कि हमारे सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है सेल वॉल। ओके, थर्ड पॉइंट हमारा आता है व्हेन अ लिविंग प्लांट लूज वाटर थ्रू ऑस्मोसिस देयर इज श्रिंकिंग और contraction of the contents the cell away from the cell wall. This phenomenon known as a plasmalosis. अब देखो प्लाज्मोलोसिस क्या होता है। प्लाज्मोलोसिस ना सिर्फ और सिर्फ हमारा ना प्लांट के अंदर होता है। जब हमारा प्लांट वाटर लूज करेगा ना, तब सिर्फ स्पेशली हम ये कहेंगे प्लाज्मोलोसिस। यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्लांट ने अपना वाटर लूज किया और वो श्रिंक हो गया है, और इसी फिनोमेनन को हम कहेंगे प्लाज्मोलोसिस। और याद रखना कि ये सिर्फ हमारा प्लांट, देखिए ऑस्मोसिस तो है, लेकिन जो प्लाज्मोसिस वो स्पेशली बोला जा रहा है प्लांट के लिए। देखो, ये हो गया हमारा ऑस्मोसिस, लेकिन ऑस्मोसिस क्या है, तो हर एक सॉल्यूशन के लिए बोला गया, तो हर एक टाइप की सेल के लिए बोला गया। लेकिन प्लाज्मोलोसिस क्या है, ये स्पेशली बोला गया है कि अगर प्लांट सेल हमारा वाटर लूज करेगा तो उस फिनोमेनन को हम कहेंगे प्लाज्मोलोसिस। ओके, ये आपका टॉपिक क्लियर हो गया। अब द नेक्स्ट टॉपिक हमारा है अ सेल वॉल इज डिफाइंड ऑन द नॉन लिविंग कंपोनेंट। मैंने आपको बताया कि सेल वॉल क्या होता है, एक नॉन लिविंग होता है। अब अगर मान लो पेपर में आपसे किसी ने डेफिनेशन पूछा व्हाट इज सेल वॉल, तो क्या बोलोगे। तो ये डेफिनेशन में आपको इसलिए बताया गया ताकि आप ढंग से लिख पाओ। अ सेल वॉल वाज डिफाइंड एज अ रिजिड, बिल्कुल रिजिड मतलब क्या होता है, ठोस, बिल्कुल टाइट होता है वो,
एक्सटर्नल लेयर स्पेशली डिजाइन टू प्रोटेक्ट स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड इंटीग्रिटी। ये देखिए, अब ये तो है कि किसी कोई चीज को अंदर या बाहर जाने देगा, लेकिन ये ना प्रोटेक्शन देता है प्लांट को, एक स्पेशल प्रोटेक्शन देता है ताकि प्लांट को कोई सॉरी जो हमारे सेल को कोई चोट ना लगे, ठीक है। It also keep the internal component of the cell intact and safe from the external environment। जैसे कि आपको बताया कि ये सेफ रखता है बाहर के एनवायरनमेंट से। ओके, ये था हमारा सेल वॉल के बारे में। आगे हम देखते हैं, आगे हमारा आता है न्यूक्लियस। अब देखो सेल वॉल की, अब देखो ये होगा आपका सेल वॉल, ये हो गया आपका क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंड इसके सेंटर में देखो, इसके सेंटर में आता है हमारा न्यूक्लियस। अब ये न्यूक्लियस ना प्लांट सेल में साइड में होता है। अब वो साइड में क्यों होता है वो भी हम देखेंगे, लेकिन अभी से हम ये पढ़ेंगे कि न्यूक्लियस क्या होता है। ओके, अ न्यूक्लियस हैव अ डबल लेयर कवरिंग कॉल्ड न्यूक्लियर एनवेलप। अब देखिए सेल में जितनी भी चीज होती है ना उनके ना उनका खुद का एक मेम्ब्रेन होता है। वैसे हमारा न्यूक्लियस क्या डबल लेयर मेम्ब्रेन है, जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, या फिर उसे हम कहते हैं न्यूक्लियर एनवेलप। आप इसे स्लैश में लिख लीजिए, स्लैश में आप ऐसे लिख लीजिए न्यूक्लियर एनवेलप। देखो जैसे मैंने आपको कहा था कि जो न्यूक्लियर एनवेलप क्या है, उसको हम न्यूक्लियर एनवेलप भी कहते हैं। और आगे हम देखते हैं कि किस चीज से बना हुआ होता है। ये लिपिड से बना हुआ होता है। हम अभी प्रेजेंटेशन जाएंगे उसे पढ़ेंगे कि किस चीज से बना होता है, ताकि आपको और क्लियरिटी हो जाए। ओके, ये तो आपको क्लियर हो गया कि क्या है, जो न्यूक्लियस है उसके पास दो मेम्ब्रेन होती है, उन दोनों को मिला के कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या फिर न्यूक्लियर एनवेलप। आप जो चाहे लिख सकते हैं, न्यूक्लियर एनवेलप या फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये ना, ये भी कुछ चीजों को अंदर या बाहर जाने देता है। अब वो ऐसी क्या चीज है जो उससे अंदर या बाहर जाता है, इसमें ना कुछ न्यूक्लियर पोर्स होते हैं। देखिए जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये देखिए डायग्राम में, ये तो आपने देख लिया कि न्यूक्लियर एनवेलप जिसे हम क्या कहते हैं, एक सेकेंड, जिसे हम न्यूक्लियर एनवेलप भी कहते हैं। न्यूक्लियर एनवेलप फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हम कह सकते हैं। ये हो गया हमारा न्यूक्लियर एनवेलप, एंड ये हमारा न्यूक्लियर पोर्स। देखो न्यूक्लियस पे ना हम बिल्कुल छोटे छोटे कुछ पोर्स होते हैं, उन्हें हम कहते हैं न्यूक्लियर पोर्स। और वो न्यूक्लियर पोर्स ना वो कुछ ट्रांसपोर्ट मटेरियल्स को अलाउ करते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस को कुछ कुछ चीजें रिक्वायर्ड होती हैं अंदर बाहर करने के लिए। ओके, एक बार डेफिनेशन पढ़ लीजिए। आर यू रेडी टू द न्यूक्लियस मेम्ब्रेन हैज अ पोर्स which allow the transfer of materials from inside to outside। ये सॉरी, आर यू रेडी, ये सॉरी मिटा देना, आपकी गलती से लिख दिया है मैंने। ओके, आप यहाँ से लिखना द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन which have allow has pores which allow the transfer of materials from inside to outside called nuclear pores। okay, the nucleus contain chromosomes। अब देखिए ये न्यूक्लियस दिख रहा है आपको। अब ये न्यूक्लियस में ना हमारे ना कुछ धागे लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उन्हें हम कहते हैं क्रोमैटिक मटेरियल। अभी क्रोमैटिक मटेरियल क्या होता है, क्यों होता है और कैसे होता है, देखो अगर मान लो कोई सिंपल सेल है, उसके पास एक क्रोमैटिक मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर रहेगा, और जब हमारा सेल डिवाइड होने वाला होगा तब क्या होगा, ये क्रोमैटिक मटेरियल ना हमारा क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, क्रोमोसोम्स में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। और क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाएगा। आप जानते हो कि क्रोमोसोम्स किस चीज से जो हमारा क्रोमोसोम्स किस चीज से मिलकर बना होता है, डीएनए एंड प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है क्रोमोसोम्स हमारा। और आप ये याद रख लीजिएगा, डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक न्यूक्लिक एसिड। ओके, इट इज विजिबल, जिसमें आपको कहा कि ये हमें तभी विजिबल होगा जब हमारा सेल डिवाइड हो रहा होगा। न्यूक्लियस कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द सेल। जैसे आपको बताया था पिछली वीडियो में कि न्यूक्लियस क्या है, ब्रेन ऑफ द सेल है। इसी लिहाज से क्या होगा, जो न्यूक्लियस जितनी भी एक्टिविटी है वही कंट्रोल करेगा पूरे सेल की। और हाँ, एक और बात कि हमारा ये सेल के सबसे न्यूक्लियस हमारा इसलिए होता है न्यूक्लियोलस। ओके, न्यूक्लियोलस के बारे में आपके चैप्टर में इतना दिया नहीं गया, मैंने इसको इतना इसमें को इतना पढ़ाया नहीं आपको। अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। अब हम न्यूक्लियस को चलो और पढ़ते हैं। न्यूक्लियस का था वो बिल्कुल बेसिक का इंट्रोडक्शन टाइप से था, बोल सकते हैं हम उसे। हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस के बारे में और कुछ एक्स्ट्रा। अब जो डीएनए मॉलिक्यूल्स है ना उसमें हमारे कुछ नेसेसरी इंफॉर्मेशन कंटेन होती है,
और और ये कहते हैं सेल फंक्शन सेगमेंट ऑफ डीएनए कॉल्ड जीन्स। देखिए डीएनए के अंदर ना कुछ नेसेसरी इन्फॉर्मेशन कंटेन जिसे हम कहते हैं जीन्स। डीएनए मॉलिक्यूल्स कंटेन द इन्फॉर्मेशन नेसेसरी फॉर द कंस्ट्रक्टिंग एनी ऑर्गेनिजम्स सेल फंक्शनल सेगमेंट कॉल्ड जीन्स। अब देखिए जीन्स का सारी इन्फॉर्मेशन होती है कि हाँ ये बॉडी कैसे काम करेगी, क्या करना चाहिए उसको, वो कैसे काम करे, तो कैसा स्ट्रक्चर होना चाहिए, जितनी भी चीजें हैं हमारे क्या करेगा ये जीन्स डिसाइड करेगा, फिर जीन्स के अंदर रहेगा। ओके, इन अ सेल व्हिच इज नॉट डिवाइडेड डीएनए इज प्रेजेंट इन द पार्ट ऑफ क्रोमैटिक मटेरियल। जैसे मैंने आपको कहा कि अगर मान लो कोई सेल डिवाइड नहीं होगा, वो सिंपल सेल है, तो उसमें हमारा क्रोमैटिक मटेरियल प्रेजेंट होगा। अगर मान लो सेल डिवाइड हो रहा है तो क्या होगा, वो क्रोमैटिक मटेरियल हमारा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वो कन्वर्ट हुआ हमारा राइबोसोम्स में। ओके, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है, सॉरी ये हमारा होगा, सॉरी क्रोमोसोम्स। कभी कभी तो मैं भी कंफ्यूज होता हूँ क्योंकि क्रोमोसोम्स और राइबोसोम्स और सेम सेम है। क्रोमोसोम्स, ओके। आता है मैं थर्ड पॉइंट, क्रोमैटिक मटेरियल विजिबल एंड एंटेंगल मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ये बिल्कुल ना थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखता है आपको। मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ इसकी, एक सेकंड। सो आप ये देखो, ये हो गया आपका न्यूक्लियर एनवेलप, ये है आपका क्रोमैटिन, और ये हमारा क्रोमैटिक मटेरियल है। फिर आपका धागा लाइक स्ट्रक्चर, हाँ ये हम यही हमारा है क्रोमैटिन, या फिर जिसे हम कहते हैं क्रोमैटिक मटेरियल। और ये हमारा न्यूक्लियोलस, और ये हमारा न्यूक्लियर पोर्स, और ये हमारा एक न्यूक्लियस है। ओके, अपने स्लाइड्स वापस आते हैं हम लोग। ओके, तो हमारा न्यूक्लियस का टॉपिक कवर हो गया। अब एक बार जब हमने इतना सब कुछ हमने पढ़ लिया, एक बार हम स्ट्रक्चर देख लिए थे कि सेल हाँ दिखता कैसे है। ये देखो, ये हमारा है एक एनिमल सेल, ये हमारा है प्लांट सेल। ओके, मैं एक पेन से दिखाता हूँ। ओके, अभी तो आपको इसमें से कुछ कुछ चीज़ें ऐसी जो आपको समझ में नहीं आएंगी, लेकिन कोई बात नहीं, मैं समझा दूंगा। ये है आपका न्यूक्लियर एनवलप, और ये आपका गोल्गी पैटिस। बस आपको स्ट्रक्चर दिखा दूंगा, मैं आपको कुछ पढ़ के बता नहीं, क्या बड़ा कंफ्यूज हो गया। ओके, आपने स्ट्रक्चर देख लिया अच्छे से, कोई बात नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अब आते हैं हम लोग अपने ऑर्गेनेलीज ऑफ द सेल। ऑर्गेनेलीज ऑफ द सेल, लेकिन उससे बढ़ने से पहले हाँ ना कुछ पार्ट डिफरेंट टाइप्स के सेल्स होते हैं ना, आपको बताया मैंने। सो ना अब ना एक ना होता है हमारा प्रोकैरियोटिक सेल, और होता है यार एक यूकैरियोटिक सेल। जो प्रोकैरियोटिक सेल की होता है ना, अगर कोई सिंपल डेफिनेशन पूछे प्रोकैरियोटिक सेल की, तो वो क्या है कि जो इन सम ऑर्गेन्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट, न्यूक्लियर रीजन्स contain only nucleic acid called nucleate, which organism is called prokaryotic. That's it. देखो, एक ऐसा टाइप का सेल है जिसमें हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट रहेगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट रहेगा मतलब जितने भी न्यूक्लियस की चीजें वो सब यहाँ पर घूमती रहेंगी। सो यहाँ पे होता है हमारा जो हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो एब्सेंट रहता है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सिर्फ एक न्यूक्लिक एसिड होता है। न्यूक्लिक एसिड जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियोइड। ओके, अब देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। ये देखो, इसमें ना 3 बाउंड्रीज होती हैं। पहला हमारा होता है कैप्सूल, देन हमारा आता है सेल वॉल, देन हमारा आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देन हमारा आता है साइटोप्लाज्म। ये यहाँ पे साइटोप्लाज्म क्या है, एक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर हमारे प्रेजेंट होता है सेल के अंदर। ये है राइबोसोम्स, ये है राइबोसोम्स जो डॉट डॉट दिख रहा है आपको, और ये है पाइल्स, और ये है प्लाज्मिड। आप ये सब नाम ये छोड़ दो, ये सब इतना इतना बहुत याद रखना, बस इतना बहुत। और ये है हमारा एक न्यूक्लियोइड, देखते हो आप न्यूक्लियोइड, जिसमें हमारा कि दिख रहा है आपको धागे लाइक हमारा है, ये हमारा क्रोमैटिक मटेरियल है, क्रोमैटिक मटेरियल, ठीक है। और ये इसके पूंछ टाइप से निकली हुई है हमारा बैक्टीरियल फंगुमुलम है। आपको इतना याद रखने की जरूरत है, आपको ये याद रखना ये वाला चीज, और आप ये चीज याद रखना, दैट्स इट। आते हैं हम लोग अपने अब हम लोग यूकैरियोटिक सेल पे। अभी यूकैरियोटिक सेल क्या होता है अब ना हमारी बॉडी में, हाँ हमारी बॉडी में यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं। ओके, ऑर्गेनिज्म विद अ स्पेल हैविंग अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। एक सेकंड, शायद से आई थिंक ये पीपीटी में कुछ दिक्कत है गाइस। ये बात एक और कि जो हमारा ये प्रोकैरियोटिक सेल है, इसमें हमारा सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट रहती है। ओके, कोई बात नहीं गाइस, मैं आपको समझा दूंगा कि यूकैरियोटिक सेल क्या होते हैं।
अब देखिए यूकेरियोटिक सेल में क्या होता है, ये एडवांस होता है और डिफाइंड होता है, इसमें डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। जैसे कि आपको पता है कि प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है, उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता ही नहीं है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होने के से क्या है, वो हमारा एक न्यूक्लियाइड प्रेजेंट होता है उसमें। लेकिन यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, अब देखिए यूकैरियोटिक सेल कुछ नहीं, सिंपल सेल जो हमारी बॉडी में होता है, जो क्या हम लोग अब तक पढ़ते हैं ना, वो हमारा यूकैरियोटिक सेल में होता है। प्रोकैरियोटिक सेल ये सबसे हमारा यूनिक होता है, ओके। और देखिए जो है ना यूकैरियोटिक सेल बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, इसमें सारी सारी सेल ऑर्गेनिज प्रेजेंट होती है। अब सेल ऑर्गेनिज क्या है हम पढ़ेंगे आगे, अब हल्का सा बता रहा हूँ आपको। सेल ऑर्गेनिज मतलब हमारा ये साइटोसोल, राइबोसोम्स, और ये माइटोकॉन्ड्रिया और ये गोल्गी बॉडी और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सब हमारी क्या सेल ऑर्गेनिज्म में आ जाती हैं, ओके। और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ओके। वो डिफाइंड होता है। एग्जांपल क्या है इसका, प्लांट सेल। और ये यूकैरियोटिक सॉरी प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जांपल क्या है, बैक्टीरिया। अब कुछ ये आपको डिफरेंशिएट मांगता है आपका एग्जाम या फिर आपके टीचर्स, कि कुछ डिफरेंशिएट करो, ओके। हम डिफरेंशिएट कर देते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल ना बहुत माइन्यूट साइज का होता है, ओके। अभी देख रहे हो कि यू और एम क्या लिखा, और यू के नीचे कुछ डंडा लगा है, ये यू एम को क्या है, माइक्रोमीटर है। जैसे हम लिखते हैं सेंटीमीटर को सी एम, वैसे हम लिखते हैं माइक्रोमीटर को यू एन एम। एंड यू तो आप अभी मैं जानूँ इतना याद रखो कि हम इसको एस लिखते हैं, ठीक है। यू एम मतलब क्या है हमारा माइक्रोमीटर। और इसका साइज कितना होता है, 1 से लेकर 10 माइक्रोमीटर तक। और यूकैरियोटिक का कितना होता है, इसका ठीक ठाक साइज होता है, इतना कुछ ज़्यादा छोटा इतना बड़ा नहीं होता। इसका साइज होता है 5 से लेके 100 माइक्रोमीटर, ओके। नेक्स्ट हमारा आता है, पहले हम देख चलो ओके, पहले हम देखते हैं प्रोकैरियोटिक, उसके बाद हम अच्छे से देखेंगे यूकैरियोटिक। ये हमारा माइन्यूट साइज का होता है। और न्यूक्लियर रीजन नॉट सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो इसका न्यूक्लियर रीजन होता है वो हमारा सराउंडेड नहीं होता। इसका मतलब क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमारा एब्सेंट होता है। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होने की वजह से क्या होता है, यहाँ पे न्यूक्लियाइड प्रेजेंट होता है, ओके। यहाँ पे सिंगल क्रोमोसोम्स पाया जाता है, सिर्फ सिंगल। यहाँ पे न्यूक्लियोलस एब्सेंट रहता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स एब्सेंट रहती है। इसमें जो इसका जो इसका सेल डिवीजन होगा उसे हम कहेंगे फ्यूजन और बडिंग। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल बैक्टीरिया एंड ब्लूमिंग एल्गी, ओके। अब हम देखते हैं यूकैरियोटिक सेल, ये फेयरली लार्ज साइज होता है। और यहाँ पे हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, और यहाँ बिल्कुल डिफाइंड होता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और यहाँ पे क्रोमोसोम ना एक से ज्यादा होते हैं, 1+ होते हैं। इसमें हमारा न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट, सेल डिवीजन बाय माइटोसिस एंड मियोसिस। अब मैं आपको बिल्कुल स्पेशली कहूँगा कि हाँ इसको तो बिल्कुल याद करें ना, माइटोसिस एंड मियोसिस, क्योंकि अभी ये बहुत बड़ा टॉपिक है जो हम पढ़ेंगे आने वाले वीडियोस में, ओके। एग्जांपल क्या है इसका, एग्जांपल हमारा प्लांट सेल, एनिमल सेल, ओके। अब आता है साइटोप्लाज्म। अब तक अपन जितना भी कुछ देखा हाँ, वो सब कुछ रहता कहाँ पे, न्यूक्लियस रहता कहाँ पे, ये न्यूक्लियस रहता है साइटोप्लाज्म के अंदर। अब देखो टीचर्स या फिर कोई वेबसाइट्स या फिर कोई मतलब कोई आपको कंफ्यूज करने के लिए हाँ साइटोप्लाज्म की जगह आपको लिखेगा साइटोसोल। साइटोप्लाज्म का दूसरा नाम हमारा साइटोसोल भी है, हम साइटोप्लाज्म को साइटोसोल भी बोलते हैं। तो याद रखना कि साइटोसोल भी बोलते हैं। अब कंफ्यूज किया जा सकता है बार बार कि व्हाट इज साइटोसोल, व्हाट इज साइटोसोल, साइटोसोल इट इज नथिंग बट द साइटोप्लाज्म, या ये इसका दूसरा नाम है साइटोसोल का। अब ये साइटोसोल इज अ फ्लूइड फाउंड इन द इनसाइड सेल, ये फ्लूइड फाउंड होता है इनसाइड सेल, जैसे कि आपको दिखाया डायग्राम में, ये फ्लूइड होता है एक। और ये जेल लाइक स्ट्रक्चर होता है और वैक्यूनियस सब्सटेंस। it gives structure of the cell and how different organelles of the cell। अब देखिए इसी के अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर ही ना, हाँ उसके अंदर नहीं मतलब हाँ ये ना एक ऐसे कहते हैं कि ये एक ना ये बेस है, इस बेस के ऊपर सारे सारे सेल हमारे खड़े हैं बोल सकते हैं एक टाइप से। इसका मतलब क्या है, इतने सारे सेल ऑर्गेनिज्म हमारे सेल साइटोप्लाज्म के अंदर रहते हैं। अब देखिए ये साइटोसोल के साइड से एक्वस ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ साइटोसोल्स, ये ना एक ग्राउंड सब्सटेंस साइटोसोल। अभी आप इतना याद रखो व्हाट इज साइटोसोल, अब इतना याद रखो हाँ कि साइटोप्लाज्म का दूसरा नाम हमारा साइटोसोल ही है, ओके। The nucleus and cytoplasm together called प्रोटोप्लाज्म। हाँ अभी प्रोटोप्लाज्म बहुत लोग कंफ्यूज हैं, व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म, कोई क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे तो यहाँ पे लिखना, द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म टुगेदर कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। अब देखिए साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस को हम अगर साथ में बोले तो क्या कहेंगे उसे, प्रोटोप्लाज्म। अब जो ये प्रोटोप्लाज्म है डाउन वाज अ कॉइन बाय पुरकिंजी। अभी ये डिस्कवर किसने किया था प्रोटोप्लाज्म, गेबी पुरकिंजी ने ही डिस्कवर किया था।
अब आता है मेरे को टॉपिक जो कि है सेल ऑर्गेनेल्स, जिससे क्या होता है कि हम पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में। सेल ऑर्गेनेल्स सबसे पहले आता है एक सेकेंड, हम organize our structure within the cytoplasm of a cell that helps up some function of the cell। अब देखिए, अब ये साइटोप्लाज्म में ना हम बहुत डिफरेंट टाइप्स की ऑर्गेनेल्स होती हैं। अब ये ऑर्गेनेल्स ऐसे नहीं कि बस बैठी हुई है, इनका बहुत सारा काम होता है। अब हर एक ऑर्गेनेल ना बहुत सारे फंक्शंस करती है, बहुत सारे काम, जितना काम हम नहीं करते उस ज़्यादा काम तो ये सेल ऑर्गेनेल्स करती हैं। अब सेल ऑर्गेनेल्स की टाइप क्या है, इनमें क्या क्या रहते हैं? इनमें रहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी apparatus, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टाइड्स एंड हमें आता है वैक्यूल। ये सब हम पढ़ेंगे। ओके, पहले हम देखते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पहले बात है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है क्या। ये एक लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन्स है। ये ना मतलब एक लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन्स है, और ये हमारा 3 फॉर्म्स में आकर होता है। मतलब 3 मतलब ये इसके 3 डिजाइन टाइप हैं, लॉन्ग टिब्यूस, वेसिकल्स, सिस्टर्ने। लॉन्ग टिब्यूस ये दिख रहा है आपको, आपको ये दिख रहा है, ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर कहेंगे लॉन्ग टिब्यूस, वेसिकल्स एंड सिस्टर्ने। ओके, इट्स अवर चैनल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स। ये चैनल प्रोवाइड करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स। डायग्राम में देखेंगे हम अच्छे से। और अब आता है हमारा, एक सेकेंड, it also works as cytoplasmic framework। cytoplasmic framework मतलब ये क्या करता है ना, हम ये ना मेम्ब्रेन, देखिए ये एक ऐसा काम करता है जिससे हमारे मेम्ब्रेन बन सकते हैं। ओके, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे 2 टाइप्स होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड इसमें होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब तक हमने क्या पढ़ा कि एक लार्ज नेटवर्क है और ट्रांसपोर्ट हमारा हेल्प करता है, और हमारे थ्री फॉर्म्स में आकर होता है, जो कि हमारा लॉन्ग टिब्यूल्स, वेसिकल्स, सिस्टर्न है, और ये ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स करता है, और ये एक फ्रेमवर्क की तरह काम करता है। हम जरा और पढ़ते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है आरईआर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरा होता है एसईआर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये जो आरईआर ये क्या है? ये हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जो कि यह करता है, अभी इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों कहा गया, इसका स्पेशल नाम क्यों दिया गया, क्यों? क्योंकि इसके सरफेस में राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, और राइबोसोम्स क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं एंड न्यूक्लिक एसिड। प्रोटीन सिंथेसाइज करना मतलब प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड लोग बनाते हैं। राइबोसोम्स क्या करते हैं, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं। अब बात करते हैं हम एसईआर की। यहाँ पे राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं, और एक इनका काम क्या है, ये बैठे बैठे तो रहेंगे नहीं, इनका काम क्या है, मैन्युफैक्चर फैट मॉलिक्यूल और लिपिड्स। अब देखिए, ज्यादा आपको कि हमने पढ़ा था कि जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो लिपिड्स एंड प्रोटीन का बनता है। एंड यहाँ पे आप साफ साफ बिल्कुल क्लियरली देख रहे हो हाँ, कि क्या है, एसईआर क्या कर रहा है, लिपिड्स का मैन्युफैक्चर कर रहा है, और आर क्या कर रहा है, प्रोटीन का कर रहा है। तो आपको क्या दिख रहा है कि मैंने आपको पिछले साइड में कहा था कि क्या करता है कि ये जो हमारे क्या करता है, एक फ्रेमवर्क देता है। इट आल्सो वर्क एज अ साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क। ये ना जितनी हम ऑर्गेनेल्स हैं उनको एक ना फ्रेमवर्क देता है, उनको बाउंड्री के लिए हेल्प करता है, ये उनकी बाउंड्री देने के लिए, या तो उनकी बाउंड्री को और मजबूत करने के लिए। ओके, तो आप दिख रहा है आपको प्रोटीन एंड लिपिड्स गेदनम बना रहे हैं। गेदनम बनाने का मतलब इन दोनों को हम जोड़ के कहेंगे कि हाँ ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना रहा है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या कर रहा है, साफ साफ दिख रहा है कि फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रहा है, ये फ्रेम बना रहा है हमारे लिए। अब सर्कुलर रोल ऑफ डिटॉक्सिफाई एनी पॉइजन एंड ड्रग्स। अब एससीआर क्या करता है, हाँ ये डिटॉक्सिफाई करता है। ये अगर मान लो गलती से या फिर कुछ मतलब कुछ ऐसा हुआ जिससे हमारा यहाँ पे कुछ गंदी जैसे पॉइजन और ड्रग्स आ गए, तो ये इसको डिटॉक्सिफाई करता है, उसको खत्म करता है ये। एंड प्रोटीन एंड लिपिड्स आर हार्मोन्स, प्रोटीन एंड लिपिड्स एक्ट एज हार्मोन्स एंड एंजाइम्स। ये भी पॉइंट मेन याद रखना। जो है प्रोटीन एंड लिपिड्स हैं, किसकी तरह काम करते हैं, ये एंजाइम्स की, हार्मोन्स एंड एंजाइम्स की तरह एक्ट करते हैं, वर्क करते हैं। स्ट्रक्चर देखते हैं इसका एक बार। ये देखते हो, ये डॉट डॉट जितना दिख रहा है आपको डायग्राम में, हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जिसे हम कहते हैं आरईआर। और देखिए बिल्कुल स्मूथ है, जिसे हम कहेंगे एसईआर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये हमारे राइबोसोम्स है, ये आपका न्यूक्लियस है, ये हमारा न्यूक्लियर एनवेलप है।
अब आता है हमारा एक और सेल ऑर्गन जिसे कहते हैं गोल्गी अपैरेटस। अब एक गोल्गी अपैरेटस क्या है, ये करता क्या है, ये बना किस चीज से होता है, सब देखेंगे हम अभी। सबसे ज्यादा कि गोल्गी अपैरेटस डिस्कवर किसने किया, कैमिलो गोल्गी। कैमिलो गोल्गी ने सबसे पहली बार ये डिस्कवर किया था, फिर डिस्क्राइब किया था। कैमिलो गोल्गी की बहुत बड़ी स्टोरी दी गई आपकी बुक में, उनकी कॉलेज की उनकी जब वो यूनिवर्सिटी में थे तब उनकी कुछ बात बताई गई है, तो आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, अदरवाइज आप छोड़ सकते हैं उसे। ओके, गोल्गी अपैरेटस आल्सो नोन एज, अब देखिए जैसे कि आपको बताया कि साइटोप्लाज्म क्या कहलाता है, हमारे साइटोसोल भी कहलाता है, वैसे ही हमारा गोल्गी अपैरेटस हमारा आपको कंफ्यूज करने के लिए गोल्गी कॉम्प्लेक्स और गोल्गी बॉडी भी कहलाता है। मतलब गोल्गी अपैरेटस के दो और नाम है जो कि है गोल्गी कॉम्प्लेक्स एंड गोल्गी बॉडी। अब एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेन है जो कि हमारा प्रेजेंट है साइटोसोल सेल। जैसे कि आपको बताया कि आपको कंफ्यूज करने के लिए हर जगह साइटोसोल यूज किया गया, इसलिए आप याद रखना कि साइटोसोल इक्वल्स टू साइटोप्लाज्म, और ये प्रेजेंट कहाँ होता है, साइटोसोल में। और इसका फंक्शन क्या है, पैकिंग एंड सिक्रेशन ऑफ प्रोटीन्स, ये पैक करता है और सिक्रेट करता है। अब यहाँ देखना, अब देखो यहाँ देखा ना आपने कि यहाँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या कर रहा है, ये हमारे प्रोटीन, देखिए आर क्या कर रहा है, प्रोटीन सिंथेसाइज कर रहा है एंड न्यूक्लिक एसिड बना रहा है, ऐसे क्या कर रहा है, लिपिड्स मैन्युफैक्चर कर रहा है। अब ये जो सारा मानो बाहर कैसे ये यहाँ से बाहर कैसे निकले, इनको पैक कौन करेगा। सो क्या होगा, इन सबको पैक करने का, इनको फिनिशिंग, हम बोलते हैं कि फिनिशिंग देने का काम, आफ्टर इनको पैक करने का काम कौन करता है, गोल्गी अपैरेटस करता है, पैकिंग एंड सिक्रेशन ऑफ प्रोटीन्स। ओके, द गोल्गी कंसिस्ट ऑफ स्टैक मेम्ब्रेन बाउंड सिस्टर्न। अब देखिए स्टैक मतलब ये एक के ऊपर एक, देखिए ये दिख रहा है आपको, ये अकेला, ये अकेला दिख रहा है आपको, ये अकेला एक, हाँ ये है हमारा एक सिस्टर्न है, ये सिस्टर्न है, एक के ऊपर एक ऊपर एक करके आते हैं, तो ये हमारा बन जाता है सिस्टर्न। इन सबको मिला के हम कहते हैं सिस्टर्न्स। देखिए यहाँ पे लिखा है सिस्टर्न है अरेंज इन द स्टैक कॉल्ड सिस्टर्न्स, ये एक के ऊपर एक रखने के से कहते हैं सिस्टर्न्स कहलाता है, एक साथ मिल जाता है। तो आगे देखते हैं हम, और देखिए यहाँ पे लिखा भी है कि सिस्टर्न्स आर अरेंज्ड पैरेलल टू ईच अदर, मतलब ये एक के ऊपर एक अरेंज होती है, सो ये एक के ऊपर एक अरेंज होकर बनाती हैं सिस्टर्न्स। देखिए ये हमारा एक है सिस्टर्न, ये अकेला ही सिस्टर्न कहलाएगा, और भी एक के ऊपर एक के ऊपर एक आ जाएंगे तो ये हमारा पूरा कहलाएगा सिस्टर्न। ओके, गोल्गी apparatus present as a freely distributed subunits called diatoms। अब देखिए ये प्लांट में क्या है ना, ये ऐसे प्रेजेंट होता है, देखो ये प्लांट में ऐसे प्रेजेंट होता है, देखो ये ऐसे स्टैक स्टैक बना के सिस्टर्न्स के फॉर्म में प्रेजेंट। लेकिन प्लांट में क्या होता है ना, हाँ कि प्लांट बिल्कुल फ्रीली, बिल्कुल आजाद मूव कर रहा होता है, बिल्कुल डॉट डॉट के फॉर्म में, जिसे हम कहते हैं डिटायोसोम्स। याद रखना ये भी, आप यहाँ पे मैंने देखो लिख दिया है, हालांकि आपको प्रेजेंटेशन दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ओके, एंड आप चाहते हो कि मैं कुछ प्रेजेंटेशन और ऐड कर सकता हूँ, या फिर और ऐड करूँ, या फिर इसको और अच्छा बनाऊँ, या फिर कोई नई वेबसाइट जिससे प्रेजेंटेशन और अच्छी बनती है, तो बता सकते हो। वैसे हालांकि मैं इसको तो पावर पॉइंट से बनाता हूँ। आते हैं अपने सिस्टम में कि जब हम देखते हैं और गोल्गी अपैरेटस को और क्लोजली, इसके दो फेज होते हैं, देखो दिखाता हूँ आपको। जैसे कि मैं आपको बताया था, देखो क्या हो रहा है, यहाँ से देखिए गोल्गी अपैरेटस जितना भी उसने सामान बनाया, वो क्या हो रहा है, क्या कर रहा है, वो आ रहा है। देखिए पहले इसके दो फेस पर थे, उसके बाद हम देखेंगे आगे। सिस फेस टुवर्ड द न्यूक्लियस, तो सिस फेस हमारा क्या होगा, न्यूक्लियस की तरफ होगा, एंड ट्रांस फेस हमारा क्या होगा, हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ होगा। और क्या होगा, इट्स इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स। अब आगे पढ़ेंगे कि लाइसोसोम्स होता क्या है, अभी के लिए इतना याद रखो कि क्या ये गोल्गी अपैरेटस हमारे लाइसोसोम्स फॉर्मेशन में काम आता है। गोल्गी apparatus convert complex sugar into simpler sugar। गोल्गी apparatus क्या करता है, कन्वर्ट करता है शुगर को इनटू सिंपलर शुगर। देखिए क्या हो रहा है, गोल्गी apparatus जितना सामान था वो आया, वो इस स्प्रे के थ्रू घुसा 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 घुसा, फिर क्या पैकिंग होते होते फैक्ट्री से निकल गया, और दिख रही है आपको सिक्रीशन वेसिकल्स, ये पैक करके उसने वापस भेज दिया इसको, ये ट्रांस फेज के थ्रू वो निकल गया, और आप देखते हैं कि ये सिस्टर नहीं है। ओके, ये देख रहे हैं इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स और सिक्रीशन वेसिकल्स, और यहाँ ट्रांस फेज, ये हमारा सिस फेज, दैट्स इट। और न्यू फॉर्मिंग वेसिकल, आप ये देखिए न्यू फॉर्मिंग वेसिकल, देखिए धीरे धीरे वेसिकल बन रहा है।
आता है अपना एक नया टॉपिक जो कि है लाइसोसोम्स। अभी लाइसोसोम्स ना थोड़ा ना इंटरेस्टिंग है, थोड़ा अजीब सा भी है, ठीक है। अभी लाइसोसोम्स क्या होता है? अभी लाइसोसोम्स आर द कवर्ड बाय, अब देखो जो लाइसोसोम्स को डिस्कवर किसने किया था, वो डिस्कवर किया था चिस्टेन ड्यूवेने, ओके, ये था डिस्कवरी। आगे देखते हैं हम, जो लाइसोसोम्स है ना आर द मेम्ब्रेन सैक फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम्स। इसका मतलब क्या है, लाइसोसोम्स में क्या होता है, हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, ओके। अब जो एंजाइम है वो किससे बने होते हैं, आर से। और आर क्या होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। याद है हम पढ़ के आए थे पिछले स्लाइड में, ये देखो जस्ट अ सेकेंड, रिलोड हो रहा है, आई थिंक यस। देखो मैं देखा था यहाँ पे कि राइबोसोम ऑन द ये राइबोसोम क्या करते हैं, क्या करता है, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड सिंथेसाइज करता है, ओके। और ये हमारे सरफेस से प्रेजेंट होता है। और प्रोटीन एंड लिपिड्स एक्ट एज हार्मोन्स एंड एंजाइम्स। हमने देखा था यहाँ पे कि किसकी तरह एक्ट करते हैं, ये एंजाइम्स और हार्मोन की तरह एक्ट करते हैं। और वही चीज यहीं पे लिखी गई है, देखो, दीज एंजाइम्स मेड बाय आरईआर। ये एंजाइम्स किसने बनाया है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने। देखिए यहाँ पे इतना लिखने की जरूरत है नहीं कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसे सब लिख दो आरईआर, दैट्स इट। अब इसके फंक्शन क्या होते हैं, आर्य मतलब ये लाइसोसोम्स के कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस टू सिमिलर सब्सटेंस से कन्वर्ट करता है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिमिलर सब्सटेंस से। सो आपको आप देख रहे हो ना कि हमारा देखिए, हमने चैप्टर के स्टार्ट में देखा था कि द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल को जो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कहा गया, आपको सही में प्रूफ हो गया कि हाँ एक्चुअली में तो होता है ना। आप देखो कितना सारा काम कर रहा है सेल हमारा, उसमें कितने सारे पार्ट्स हैं। अब एक और फंक्शन देखते हैं, काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल ऑफ सेल। अब देखिए, अब देखिए सेल के अंदर ना कचरा भी होता है, वो एक टाइप से घर टाइप की तो है सेल का, वो उसका खुद का घर है, उसमें क्या कचरा हो रहा है। सो ये अगर ये सबको क्लियर कर रहा है, कचरों को क्लियर कर रहा है, उसको डिस्पोजल कर रहा है, और हेल्प टू क्लीन द पोल्यूशन मटेरियल ऑन वेस्ट। अब देखिए, अब मान लो गलती से कोई चीज आ गई अंदर पोल्यूशन मटेरियल, तो उसको भी क्लियर कर देगा, उसको डिस्पोजल कर देगा, उसको भगा दे यहाँ से, या फिर अपने अंदर खा जाएगा उसे, जो कि हमारा पोल्यूशन मटेरियल कौन सा, हमारा बैक्टीरिया एंड वायरस। अब देखिए यहाँ पे लिखा है सुसाइड, ऐसा क्यों, देखो ये लाइसोसोम्स का ही पार्ट है। लाइसोसोम्स ना क्या करे, सोसाइटल बैग भी कहलाता है, क्यों, व्हेन सेल गेट्स डैमेज द लाइसोसोम्स में ब्रस्ट। अब आप जानते हो कि एंजाइम्स उसमें प्रेजेंट होते हैं। अब देखिए मान लो कभी क्या होता है कि सेल हमारा डैमेज हो गया, तो क्या करता है ये अपने आप को फाड़ देते हैं, मतलब अपना वो ब्रस्ट हो जाते हैं एंड जो इसके एंजाइम्स हैं वो पूरे सेल को डाइजेस्ट कर सकते हैं, कर जाते हैं। इसका मतलब क्या दिख रहा है आपको कि लाइसोसोम्स अपने ही सेल को खा गया। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, सोसाइटी ब्लैक कह रहा है ना कि उसने मतलब इतने दिनों से अपने सेल के अंदर घर के अंदर जगह ही थी उसको, और एक दिन क्या किया, वो एक दिन अपने सेल को ही खा गया। सो दैट्स व्हाई कहलाता है सोसाइटल बैग। अब बात है हमारे नेक्स्ट टॉपिक जो कि है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया और बहुत सारे टॉपिक हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, और आपको कोई भी डाउट तो मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछिए, एंड फील फ्री टू आस्क, ओके। एंड आप मेरे ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, एंड चैनल पे आप तो मेरे हैं ही, और कोई भी डाउट हो तो प्लीज मेंशन कमेंट सेक्शन, ओके। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।